स्टडी 24 उदयपुर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हाई पावर्ड मनी क्या होती हैं, जिसको हिंदी में उच्च शक्तिशाली मुद्रा कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। देखिए, जो हाई पावर्ड मनी है उसको मॉनेटरी बेस भी कहा जाता है, मौद्रिक आधार कहते हैं, और रिजर्व मनी भी कहा जाता है, रिजर्व मुद्रा, जिसको M0 के द्वारा लिखा जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर हाई पावर्ड मनी क्या होती है, उसका मीनिंग क्या है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, और किसी भी इकोनॉमी में ये किस प्रकार से वहां पे मनी की जो सप्लाई होती है, मुद्रा की पूर्ति को एक तरह से डिटरमिन करती हैं, निर्धारित करती हैं। सबसे पहले देखिए, इसकी अगर हम मीनिंग देखें तो सरल शब्दों में अगर हम उच्च शक्तिशाली मुद्रा का मीनिंग देखें, हाई पावर मनी का मतलब क्या हो गया कि किसी भी कंट्री में जो वहाँ का सेंट्रल बैंक है, जैसे भारत में कौन है, रिजर्व बैंक है, और दूसरा सरकार। तो रिजर्व बैंक और सरकार के द्वारा हमारे देश में जो भी मुद्रा निर्गमित की जाती हैं, नई मुद्रा जो इश्यू की जाती हैं, नोट जो छापे जाते हैं, नोट और सिक्के, उनको एक तरह से क्या कहा जाता है, उच्च शक्तिशाली मुद्रा कहा जाता है। जैसे अगर हम कहें कि माना कि भारत सरकार और जो केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक ने, उन्होंने क्या किया, 1,000 रुपए की मुद्रा जारी की है, या 1,000 करोड़ रुपए की मुद्रा इशू की है। तो ये 1,000 करोड़ रुपए की जो मुद्रा इशू की गई है भारत सरकार और रिजर्व बैंक के द्वारा, यही एक तरह से क्या कहलाती हैं, हाई पावर्ड मनी कहलाती हैं, उच्च शक्तिशाली मुद्रा कहलाती हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम इसकी परिभाषा को देखें तो देश का जो मौद्रिक प्राधिकरण होता है, जो मॉनेटरी अथॉरिटी होती हैं, जैसे मॉनेटरी अथॉरिटी का मतलब क्या हो गया भारत के संदर्भ में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भारत सरकार है और रिजर्व बैंक के, उनको एक तरह से क्या कहा जाता है, हमारे देश का मौद्रिक प्राधिकरण। तो इनकी जो संपूर्ण देयता होती हैं, जो लाइबिलिटी होती हैं, जो इनको चुकाना होता है, वो एक तरह से क्या कहलाती हैं, उच्च शक्तिशाली मुद्रा। जैसे हम देखते हैं कि जो नोट है, नोट के ऊपर जो भी अंकित राशि लिखी होती है, माना कि एक नोट है, उस पर लिखा हुआ है 500 रुपीज। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो कागज का नोट है, इस पर जो भी अंकित राशि है, अगर किसी कारणवश सरकार के द्वारा ये जो नोट है, जो चलन में मुद्रा है, उसको अगर बंद कर दिया जाता है, तो इस पे अंकित राशि के बराबर जो सरकार है, केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक है, उनको एक तरह से क्या करना पड़ता है, भुगतान करना पड़ता है। तो ये जो सरकार की देयता बनती है, जो लाइबिलिटी कहते हैं इसको, एक तरह से रिजर्व बैंक की जो ये लाइबिलिटी है, वो एक तरह से क्या कहलाते हैं, हाई पावर्ड मनी। जैसा कि देखो, डिमोनेटाइजेशन जब हुआ था भारत में, मुद्रा का विमुद्रीकरण, मतलब कि जो चलन में मुद्रा थी 500 और 1,000 के नोट जो हैं, वो नवंबर 2016 में भारत सरकार के द्वारा गैर कानूनी घोषित कर दिए गए थे। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लाइबिलिटी थी, या जो हमारा सेंट्रल बैंक हम कह सकते हैं, बैंक, सेंट्रल बैंक की जो लाइबिलिटी थी, वो एक तरह से क्या हो गई थी, कम हो गई थी। क्योंकि देखिए, उस समय चलन में जो मुद्रा की मात्रा थी, कुल मुद्रा की जो सप्लाई की अगर हम बात करते हैं, सर्कुलेशन में कितनी मनी थी, लगभग 15 लाख करोड़ रुपए के आसपास जो मुद्रा थी वो चलन में थी। कितनी थी, 15 लाख करोड़। अब जैसा कि हमने देखा था कि लीगल टेंडर की जो मुद्रा होती है, चलन में जो कागजी नोट होते हैं, उनके ऊपर जो भी राशि लिखी होती है, उस राशि को सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, जो भी धारक हैं उनको अदा करना पड़ता है। जिसके पास में भी ये नोट होते हैं, उनको वापस चेंज करना पड़ता है। जो नई मुद्रा जारी की जाती है, वो पुरानी की जगह उसको चेंज किया जाता है, मतलब पुरानी मुद्रा की जगह नई मुद्रा दी जाती है। तो देखिए, जो सर्कुलेशन में मनी थी उसमें वो कितनी थी, लगभग 15 लाख करोड़ के आसपास थी। लेकिन जो 500 और 1,000 नोट के बंद करने से बैंकों में जो वापस जमा हुआ है, मतलब लोगों ने जो चेंज कराए हैं, वो कितने कराए हैं, लगभग 10 लाख करोड़ के आसपास। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो 5 लाख करोड़ रुपए जो अतिरिक्त थे, ठीक है, जो मुद्रा की सप्लाई एक तरह से क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। तो इसका मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब कि जो डीमोनेटाइजेशन हुआ है
उच्च शक्तिशाली मुद्रा थी, गवर्नमेंट की जो लाइबिलिटी थी, इससे एक तरह से क्या हो गई थी, कम हो गई, क्योंकि सरकार ने 500 और 1000 रुपए के नोट एक तरह से बंद कर दिए गए थे, और सर्कुलेशन में जो मनी थी वो कितनी आकलित की गई थी, इतनी। लेकिन सरकार के पास में जब चेंज कराने के लिए नई मुद्रा की पुरानी मुद्रा की जगह नई मुद्रा चेंज कराने के लिए जो रिप्लेस के लिए वापस जो पैसा आया था वो कितना आया था, लगभग 10 लाख करोड़ रुपए ही आया था। तो इसका मतलब ये हो गया है कि जो डीमोनेटाइजेशन की पॉलिसी थी, उससे जो उच्च शक्तिशाली मुद्रा की हम जो बात कर रहे हैं वो एक तरह से क्या हो गई थी, कम हो गई। मतलब सेंट्रल बैंक की जो लायबिलिटी थी वो एक तरह से कम हो गई है। तो देखिए, उच्च शक्तिशाली मुद्रा का मतलब क्या हो गया, सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट की जो भी लायबिलिटी होती हैं, जो देनदारियां होती हैं, लायबिलिटी जिसको हम कहते हैं, वो एक तरह से क्या कहलाती हैं, उच्च शक्तिशाली मुद्रा कहलाती हैं। इसको अगर हम सरल शब्दों में देखना चाहें तो देखिए, जो हाई पावर्ड मनी होती हैं उसमें मुख्य रूप से दो चीजों को सम्मिलित किया जाता है। इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो हम देखते हैं कि जनता के पास में कितनी करेंसी है। करेंसी का मतलब नोट और सिक्कों के रूप में जनता के पास में, पब्लिक के पास में कितना पैसा है। प्लस दूसरा कि जो बैंक हैं, बैंकों के पास में कितना नकद रिजर्व है। और इन दोनों को मिला के ही क्या कहा जाता है, हाई पावर्ड मनी कहा जाता है। इसलिए हम कैसे लिखते हैं पावर्ड मनी को, H इक्वल टू सी प्लस आर। ठीक है, हाई पावर्ड मनी जो होती है वो क्या होती है, H इक्वल टू सी प्लस आर होती है, जिसमें सी का मतलब क्या हो गया, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, की जो लोग हैं, जनता हैं, उनके पास में कितनी मुद्रा है नोट और सिक्कों के रूप में। इसी तरीके से रिजर्व का मतलब, आर का मतलब क्या हो गया, जो रिजर्व रेशियो है, बैंकिंग सिस्टम के पास में कितना रिजर्व अनुपात है। इसमें दो अनुपात सम्मिलित होते हैं, आपको ध्यान रखना है। इस आर में दो अनुपात कौन कौन से, एक तो होता है आवश्यक रिजर्व अनुपात, रिक्वायर्ड रेशियो, और दूसरा होता है अतिरिक्त रिजर्व, एक्सेस रिजर्व जो होता है, ER। इन दोनों को सम्मिलित किया जाता है। अब इस रिक्वायर्ड रेशियो का मतलब क्या हो गया, आवश्यक रिजर्व का मतलब क्या हो गया, कि जो व्यापारिक बैंक होते हैं, कॉमर्शियल बैंकों के पास में लोग जो पैसा जमा कराते हैं, उसका एक निश्चित अनुपात क्या करना पड़ता है उन बैंकों को, सेंट्रल बैंक के पास में। भारत में सेंट्रल बैंक का काम कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जितना भी पैसा लोगों के द्वारा बैंकों में, कॉमर्शियल बैंकों में जमा कराया जाता है, उसका एक निश्चित प्रतिशत अनुपात होता है जो उनको सेंट्रल बैंक RBI के पास में रखना पड़ता है। उस अनुपात को क्या कहा जाता है, RR कहा जाता है। इसी तरीके से जो अतिरिक्त रिजर्व होता है का, बैंकिंग जो व्यापारिक बैंक है उनको अपने पास में कुल कितना रिजर्व रखना है, उस कुल रिजर्व में से अगर जो रिक्वायर्ड रेशियो है उसको अगर हम माइनस कर दे तो हमारे पास में क्या बचेगा, अतिरिक्त रिजर्व। तो ये दोनों रिजर्व जो होते हैं वो भी एक तरह से सम्मिलित होते हैं। माना कि जो व्यापारिक बैंक है उनका जो कुल रिजर्व है वो कितना है, माना कि 5 लाख है, और जो आवश्यक रिजर्व है RR वो कितना है, माना कि 3 लाख हैं। तो ऐसी स्थिति में जो अतिरिक्त रिजर्व है ER वो कितना होगा, 5 - 3 इक्वल टू 2 लाख रुपए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक एग्जाम्पल लेके समझा है कि ER क्या होता है, और RR का मतलब क्या हो गया, लोगों के द्वारा बैंकों में जो भी पैसा जमा कराया जाता है, तो लोगों की जो पैसों की सुरक्षा एक तरह से, उसके लिए केंद्रीय बैंक जो है, सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ने कानून बना रखा है, और एक निश्चित अनुपात जो होता है वो उनको क्या करना पड़ता है, व्यापारिक बैंकों को रिजर्व बैंक के पास में रखना पड़ता है, जिसको एक तरह से क्या कहा जाता है, RR कहा जाता है। तो ये जो अनुपात है इनको अगर हम जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, उच्च शक्तिशाली मुद्रा, हाई पावर्ड मनी आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से H इक्वल टू सी प्लस आर भी हम लिख सकते हैं, या हम चाहें तो R के जो दो भाग हैं, रिक्वायर्ड रेशियो और एक्सेस रिजर्व, इन दोनों को मिला के अगर लिख ले तो ऐसा लिख सकते हैं हम, H इक्वल टू क्या हो गया, C प्लस आर, R प्लस ER। अब देखिए, इसको रिजर्व बैंक के द्वारा इस तरीके से भी डिफाइन किया गया है कि जो उच्च शक्तिशाली मुद्रा होती हैं उसमें करेंसी इन सर्कुलेशन, जो चलन में मुद्रा होती हैं, प्लस जो व्यापारिक बैंकों के द्वारा रिजर्व बैंक के पास में जो भी जमा कराई जाती हैं, उन दोनों को अगर हम मिला दें तो भी क्या कहलाती है, वो हाई पावर्ड मनी। ठीक है, H इक्वल टू क्या हो गया, हाई पावर्ड मनी। करेंसी इन सर्कुलेशन कितनी है, ठीक है, करेंसी इन सर्कुलेशन मतलब पब्लिक के पास में जो पैसा है, ठीक है, नोट और सिक्कों के रूप में, प्लस जो कॉमर्शियल बैंक हैं उनके पास में कैश कितना है, कैश इन हैंड।
ठीक है, उन दोनों को मिला के क्या कहा जाता है, करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस डिपॉजिट्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक विद आरबीआई। आरबीआई के पास में कॉमर्शियल बैंक की जो भी जमाएं होती हैं उन दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो इन दोनों को प्लस करने पर भी क्या आ जाएगा, हाई पावर मनी आ जाएगा। और कॉमर्शियल बैंकों की जो रिजर्व बैंक के पास में जमाएं होती हैं, ठीक है, वो दो प्रकार की हो सकती हैं। एक तो होती हैं बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई, ठीक है, जो व्यापारिक बैंक हैं उनकी आरबीआई के पास में जो जमाएं हैं, और दूसरी अदर डिपॉजिट, अदर जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं उनकी जो जमा उनके पास में होती हैं। तो इन दोनों को मिला के भी एक तरह से हम क्या कह सकते हैं, उच्च शक्तिशाली मुद्रा कहते हैं। अब देखिए, जैसा कि हमने क्रेडिट क्रिएशन मेथड जो पढ़ी थी कि कॉमर्शियल बैंक जो होते हैं वो साख का निर्माण किस तरीके से करते हैं, उसी के ऊपर एक तरह से हमारा जो हाई पावर्ड मनी का कंसेप्ट है वो एक तरह से डिपेंड है। अगर आपको क्रेडिट क्रिएशन के बारे में नॉलेज नहीं है, वीडियो नहीं देख रखा है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप वो वीडियो यहाँ से देख सकते हैं, ताकि हाई पावर्ड मनी का जो कंसेप्ट है वो आप आसानी से समझ सकें। फिर भी हम प्रयास करते हैं कि आपको जो क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस है उसको हम थोड़ा बहुत यहाँ पर भी समझने का प्रयास करते हैं, ताकि जो हाई पावर्ड मनी का कंसेप्ट है उसको हम अच्छे से समझना। कि जो लोग हैं, जनता है, पब्लिक है, उनके पास में 2,000 रुपये इशू किए गए हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट है, आरबीआई है, उनके द्वारा अर्थव्यवस्था में 2,000 रुपये जो इशू किए गए, इनको एक तरह से हम क्या कहते हैं, हाई पावर्ड मनी कहेंगे, उच्च शक्तिशाली मुद्रा कहेंगे। अब हम मान लेते हैं यहाँ पे कि इस 2,000 रुपये में से लोग 1,000 रुपये तो अपने पास में कैश रख लेते हैं, लेकिन बाकी के जो 1,000 रुपये हैं वो बैंकों में जमा करा देते हैं। तो बैंकों के पास में कितना पैसा आया, 1,000 रुपये। अब देखिए, बैंकों में जो पैसा जमा होता है उसका एक सिस्टम है। तो बैंक को, व्यापारी बैंक जो होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, जो रिजर्व बैंक के उनका जो भी कानून बना हुआ उनके अनुसार, कि जितना भी पैसा लोगों का जमा होता है उसका एक निश्चित प्रतिशत होता है, परसेंटेज, जो उनको अपने पास में मेंटेन करना पड़ता है। माना कि जो रेशियो है वो कितना है, 20%। इसका मतलब क्या हो गया, इस 1,000 रुपए का 20%, 200 रुपए जो कॉमर्शियल बैंक है वो अपने पास में कैश रखेंगे, और बाकी का जो बचा हुआ कैश, मतलब उनको सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक के पास में रखना पड़ेगा। बाकी के जो बचे हुए 800 रुपये वो क्या करेंगे, किसी को भी उधार दे सकते हैं। अब देखिए, माना कि 800 रुपये उन्होंने किसी को उधार दे दिए। अब क्या हुआ, देखिए मार्केट में अगर हम देखें मनी की जो टोटल सप्लाई वो कितनी हो गई, 1,000 प्लस 800 हो गई, ठीक है, 1,000 तो लोगों के पास में है, 800 प्लस ये और आ गई है, तो कितने हो गए हैं, 1,800 हो गई। जबकि बैंकिंग सिस्टम के पास में पैसा कितना है, केवल 1,000 रुपये है। अब देखिए आगे क्या हुआ, कि ये जो 800 रुपये जो उधार दिए गए हैं वो बैंक क्या करेगा, अपनी जो डिपॉजिट है उसमें, क्योंकि उनसे वापस 800 रुपये लेने हैं, तो बैंक की जो डिपॉजिट है वो कितनी बढ़ गई, अब 800 रुपये बढ़ जाएगी। अब देखिए 800 रुपये का वापस 20% कितना होता है, 160, वो अपने पास में कैश रखेंगे, और बाकी का बचा हुआ 800 माइनस 160 इक्वल टू 640 वो किसी और को उधार दे देंगे। फिर क्या करेंगे, वो 640 को अपने खाते में जमा कर देगा, जिसको भी उधार देगा उसके वो खाते में जमा कर देगा, कितना, 640, और वापस वही प्रोसेस, मतलब इसका जो 20% है वो कितना है, 128 अपने पास में रख लेगा, बाकी का बचा हुआ 640 माइनस 128, 512 वो किसी और को उधार दे देगा। और ये प्रोसेस जो है वो हमेशा चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी, जब तक कि उसकी जो ये रिजर्व उसके पास में जो कैश ये हैं, ठीक है, वो जब तक ये जीरो नहीं हो जाए तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि बैंकिंग सिस्टम में एक्चुअल में वास्तव में कितना पैसा जमा हुआ, 1,000 रुपये, लेकिन अब लगता कितना है कि एक्चुअल में मनी की जो सप्लाई होगी इकोनॉमी में वो कितनी हो गई है, 1,000 प्लस 800, 1,800 हो गई है। फिर अगले राउंड में अगर हम देखें तो 1,800 प्लस 600 प्लस कर दिया, 2,440 हो गए। फिर अगले राउंड में अगर हम देखें तो 2,400 प्लस 515 कर दिए। इस तरीके से अगर हम देखें तो ये जो 1,000 रुपये का जो नोट बैंक में जमा हुआ था, ये 1,000 रुपये व्यापारिक बैंक, कॉमर्शियल बैंकों के पास में जो जमा हुए थे, उससे अगले चरण में, अगले स्टेज में क्या हुआ, जो मनी की सप्लाई है इकोनॉमी वो एक तरह से क्या हो गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब वास्तव में जो बैंक में पैसा जमा हुआ है कैश, वो कितना है, 1,000 रुपये, लेकिन इस 1,000 रुपये के नोट से अर्थव्यवस्था में अगर हम देखें मनी की जो सप्लाई है वो कई ज़्यादा गुना बढ़ गई हैं, और टोटल मनी की जो सप्लाई है वो कितनी बढ़ जाएगी, उसको हम ऐसे निकाल सकते हैं मनी मल्टीप्लायर से। उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/CRR।
मतलब यहाँ पे हमारा CRR कितना है 20% है, तो 1/20%, और 20% का मतलब क्या होता है 20/100। इसको अगर हम सोल्व करेंगे ऊपर लाएंगे तो ये हो जाएगा 100/20 इक्वल टू कितना आएगा 5। इसका मतलब क्या हो गया, 1,000 रुपये अगर बैंक में जमा हुए हैं तो टोटल डिपॉजिट कितनी होगी, उसकी 5 टाइम्स, 5 गुना। तो 1,000 का 5 गुना कितना होता है 5,000। अगर बैंक में 2,000 रुपये जमा होते हैं तो टोटल डिपॉजिट कितनी होती है, उसकी 5 गुना, कितनी हो जाती है 10,000। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रिक्वायर्ड रेशियो जो ये है वो कितना है। क्लियर हो गया कि रिक्वायर्ड रेशियो अगर 20% है तो ऐसी स्थिति में बैंक में जितना भी पैसा जमा होगा उसका 5 गुना जो है 5 टाइम्स वो टोटल डिपॉजिट एक तरह से क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। ये डिमांड डिपॉजिट जो है वो कितनी हो गई हैं 5,000 हो गई। टोटल एक तरह से जो मनी की सप्लाई है वो कितनी हो गई है 5,000 हो गई है। जबकि एक्चुअल में जो हाई पावर्ड मनी है इकोनॉमी वो कितनी है, वो तो केवल 2,000 ही है। तो 2,000 से जो एक्चुअल में मनी है हाई पावर्ड मनी जिसको हम कहते हैं, उससे टोटल मनी की सप्लाई कितनी हो गई है, कई ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरीके से बैंकिंग सिस्टम है जो अपना काम। अब देखिए इस चीज़ को हम इस डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं कि हमने अभी कहा था एग्जाम्पल में कि अर्थव्यवस्था जो है पब्लिक के पास में कितने हैं 2,000 रुपये हैं। ठीक है, 2,000 रुपये में से वो कैश अपने पास में कितने रखते हैं 1,000 रुपये। तो 1,000 रुपये तो अपने पास में कैश रखते हैं और 1,000 रुपये जो उनको वो क्या करते हैं बैंक में जमा करा देते हैं। तो टोटल उनके पास में कितने हैं 2,000 रुपीज़ है। ठीक है, ये 1,000 प्लस 1,000, यहाँ पे आप थोड़ा देख लीजिए कि ये जो हमारा है ये कितना है 1,000 प्लस इधर ये भी कितना है 1,000 है। जो बैंक में जमा करा दिया है वो 1,000 हो गया, जो अपने पास में वो भी कितना है 1,000। तो जो टोटल हाई पावर्ड मनी है वो अर्थव्यवस्था में कितनी, इकोनॉमी में कितनी है 1,000 प्लस 1,000 इक्वल टू कितना है 2,000। अब देखिए टोटल मनी सप्लाई की अगर हम बात करें तो लोगों ने अपने पास में जो पैसा रखा है 1,000 रुपये, तो इससे जो क्या होगा अर्थव्यवस्था में मनी की सप्लाई बिल्कुल बढ़ने वाली नहीं है। जैसे हम अपनी पॉकेट में 1,000 रुपीज़ अगर रखते हैं तो क्या होगा, इससे अर्थव्यवस्था में मनी की सप्लाई नहीं बढ़ेगी। तो ये जो 1,000 रुपये लोगों के पास में कैश हैं, ठीक है, वो तो होगा हमारे ये 1,000 रुपये। लेकिन जो 1,000 रुपये उन्होंने बैंक में जमा कराए हैं, कॉमर्शियल बैंक के पास में जमा कराए हैं, तो इस 1,000 रुपये की जमाओं से कुल जमाएं जो होगी वो क्या होगी, कई ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जैसा कि अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया था उसमें टोटल जो डिपॉजिट थी वो कितनी हो गई थी 5,000 रुपये। मतलब 1,000 रुपये तो ये और 4,000 रुपये डिमांड डिपॉजिट दोनों मिला के टोटल कितने हो गए 5,000 हो गए। तो इस तरीके से अगर हम एक्चुअल मनी देखें अर्थव्यवस्था में, वास्तविक रूप में जो रिजर्व बैंक है, भारत सरकार है, उनके द्वारा जो मुद्रा जारी की गई हैं 2,000 रुपये, इसको एक तरह से हम क्या कहेंगे हाई पावर्ड मनी। लेकिन अब बैंकिंग सिस्टम में लोगों ने जो पैसा डाला है उससे जो डिमांड डिपॉजिट है वो एक तरह से क्या हो गई है बढ़ गई है। तो टोटल मनी की जो सप्लाई है वो कितनी हो गई है 1,000 प्लस 4,000 इक्वल टू 5,000। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 1,000 रुपये जो बैंकिंग सिस्टम में आए थे उससे मनी की जो सप्लाई है वो 5 टाइम्स, ठीक है, 5 गुना एक तरह से बढ़ गई है। तो इसका मतलब जो मनी सप्लाई होती है वो एक तरह से क्या होती है हाई पावर्ड मनी, उच्च शक्तिशाली मुद्रा के ऊपर डिपेंड करते हैं। और अर्थव्यवस्था में अगर उच्च शक्तिशाली मुद्रा ज्यादा होगी तो जो मनी की सप्लाई है वो भी क्या होगी बढ़ेगी। लेकिन मनी की जो सप्लाई है वो एक तरह से किसके ऊपर डिपेंड करेगी कि लोगों के पास में जो पैसा है उनमें से वो बैंकों के पास में कितना जमा कराते हैं। जो पैसा बैंकिंग सिस्टम में आएगा उसी से क्या होगा डिमांड डिपॉजिट क्रिएट होगी और टोटल मनी की जो सप्लाई है वो एक तरह से बढ़ेगी। माना कि जो हम एग्जांपल ले रहे थे उसमें लोगों के पास में 2,000 रुपये हैं और 2,000 रुपये लोग अगर अपने पास में कैश रखते हैं तो मनी की जो सप्लाई होगी वो भी कितनी होगी 2,000 ही होगी। लेकिन जब तक लोग बैंकिंग सिस्टम में पैसा नहीं डालेंगे तब तक मनी की जो सप्लाई है वो नहीं बढ़ सकती है। इसका मतलब क्या हो गया, टोटल मनी की जो सप्लाई है वो हाई पावर्ड मनी से ज़्यादा होने के लिए क्या जरूरी है कि लोग एक तरह से क्या करें बैंकिंग सिस्टम का वो यूज़ करें। तो बैंकिंग सिस्टम के आने से क्या होता है, जितना पैसा एक्चुअल में मार्केट में होता है उससे कहीं ज़्यादा वस्तुओं का लेन
देन करने के लिए मुद्रा के रूप में प्रयोग कर लिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि बैंकिंग माना कि अर्थव्यवस्था में पैसा कितना है, 1,000 रुपये गवर्नमेंट या आरबीआई ने 1,000 रुपये डाला है, लेकिन इस 1,000 रुपये से वास्तव में जो वस्तु एवं सेवाओं का जो लेन देन होता है, ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, वो इस 1,000 रुपये से कहीं ज़्यादा होता है। वो 4,000 रुपये हो सकता है, 5,000 रुपये का हो सकता है, 6,000 रुपये का हो सकता है। ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड है कि लोग अपना पैसा जो है वो कितना बैंकों में जमा कराते हैं। तो हमेशा टोटल मनी की जो सप्लाई होती है वो हाई पावर्ड मनी से ज़्यादा होगी, और किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि लोग अपना कितना पैसा जो है वो बैंकों के पास में जमा कराते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक चीज़ एक और मैं समझाता हूँ यहाँ पे कि मनी मल्टीप्लायर का जो कंसेप्ट है वो भी आप यहीं पे आप साथ साथ समझ सकते हो। कैश जो है लोगों के पास में वो पैसा कितना है, 1,000 रुपये, और उन्होंने 1,000 रुपये बैंकों में जमा करा दिए, और मनी की जो सप्लाई थी 1,000, तो कैश प्लस 4,000 रुपये डिमांड डिपॉजिट, तो टोटल कितनी हो गई, 5,000। अब देखिए बैंकिंग सिस्टम में पैसा जमा कितना हुआ, 1,000, लेकिन टोटल मनी की जो सप्लाई है वो कितनी हो गई, 5,000। तो मनी मल्टीप्लायर का मतलब क्या हो गया, ये जो 1,000 रुपये जो बैंकिंग सिस्टम में से आया है उससे टोटल मनी की सप्लाई कितनी हो गई है, 5,000। कितनी बड़ी है, 5 गुना। इसका मतलब मनी मल्टीप्लायर कितना हो गया, 5। तो मनी मल्टीप्लायर की जो वैल्यू है उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, M/H करके। M का मतलब टोटल मनी की सप्लाई कितनी है, अपॉन उसमें किसका डिवाइड कर देंगे हम, एच का, हाई पावर्ड मनी का। तो इससे हमारे पास में क्या आ जाएगा, स्मॉल एम लिख दिया। ठीक है ना, हमने मल्टीप्लायर है हमारा, या क्रेडिट मल्टीप्लायर भी कह सकते हैं, मनी मल्टीप्लायर भी कह सकते हैं। तो मनी मल्टीप्लायर को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, M/H का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी वैल्यू निकालने के लिए जैसे हमने जो टेबल पढ़ी थी क्रेडिट क्रिएशन वाली, उसमें हमने पढ़ा था 1/CRR करके। क्या CRR कितना है, अगर 20% है तो M कितना होगा, 1/CRR कितना आएगा, 5 आएगा। अगर CRR कितना है, 10% है। ठीक है, बैंकिंग सिस्टम है, उनको अपने पास में कैश CRR कितना रखना पड़ता है, 10% अगर रखना पड़ता है, तो क्रेडिट मल्टीप्लायर मनी मल्टीप्लायर कितना होगा, 1/CRR। 1/CRR का मतलब 10%, और 10% का मतलब क्या होता है, 10/100। उसको ऊपर लाओगे तो क्या हो जाएगा, 100/10 हो जाएगा, इक्वल टू 10। मतलब कि जो मनी की सप्लाई बढ़ेगी, कम ज़्यादा बढ़ेगी, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, CRR के ऊपर। CRR अगर कम होगा तो टोटल मनी की जो सप्लाई है वो एक तरह से ज़्यादा बढ़ेगी। अब देखिए इसके आगे हम देखते हैं कि जो उच्च शक्तिशाली मुद्रा है और मुद्रा की पूर्ति के बीच में क्या संबंध है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, हम पढ़ चुके हैं हम डायग्राम में, कि जो उच्च शक्तिशाली मुद्रा है अगर वो बढ़ेगी तो इस स्थिति में क्या होगा, अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा की पूर्ति है वो बढ़ेगी। लेकिन मुद्रा की पूर्ति जो बढ़ेगी वो एक तरह से किसके ऊपर डिपेंड करेगा, बैंक जमाओं के ऊपर। मतलब लोग अपना कितना पैसा बैंकों में जमा कराते हैं, बैंकों में जितना पैसा जमा कराते हैं उसी के आधार पर एक तरह से क्या होगा, मुद्रा की पूर्ति का संबंध, मतलब मुद्रा की पूर्ति उसी के आधार पर बढ़ेगी। लोग जितना ज्यादा पैसा बैंकों में जमा कराएंगे मुद्रा की पूर्ति उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो उच्च शक्तिशाली मुद्रा है, हाई पावर्ड मनी, या जिसको हम मौद्रिक आधार मॉनेटरी बेस भी कह सकते हैं, और मुद्रा की पूर्ति मनी की सप्लाई, दोनों में कैसा संबंध होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है, सीधा संबंध होता है। मतलब उच्च शक्तिशाली मुद्रा हाई पावर्ड मनी अगर बढ़ेगी तो मनी की सप्लाई भी क्या होगी, बढ़ेगी। अब देखिए उच्च शक्तिशाली मुद्रा जो है उसकी पूर्ति किसके द्वारा की जाती है, सेंट्रल बैंक के द्वारा। क्लियर हो गया कि जो उच्च शक्तिशाली मुद्रा है, किसी भी अर्थव्यवस्था में नई मुद्रा जो जारी की जाती है, इशू की जाती है, वो कौन करता है, उस देश का सेंट्रल बैंक। भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो कौन है वो, एक तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसलिए जो सेंट्रल बैंक एक तरह से इसको नियंत्रित कर रहा है, इसलिए इसको हम एक तरह से बहिर्जात एक्सोजीनियस फैक्टर एक तरह से मान सकते हैं। जो सेंट्रल बैंक है वो उच्च शक्तिशाली मुद्रा की जो मात्रा है उसको कम ज्यादा करके मुद्रा की जो सप्लाई है, मनी की जो सप्लाई है, उसको वो कंट्रोल कर सकता है। अगर वो चाहता है मनी की सप्लाई को बढ़ाना या मनी की सप्लाई को कम करना, तो उसके लिए वो जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक है, वो क्या करेगा, उच्च शक्तिशाली मुद्रा जो हाई पावर्ड मनी है उसको एक तरह से उसको कम ज्यादा करना पड़ेगा। अब देखिए इसी चीज को हम इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं।
ओ एक्स अक्ष पर हमने क्या लिया है, मनी की सप्लाई, और ओ वाई एक्सिस है, यहाँ पर हमने क्या लिया है, हाई पावर्ड मनी, उच्च शक्तिशाली मुद्रा ली है। अब देखिए प्रारंभ में हम मान लेते हैं कि अर्थव्यवस्था में इतनी उच्च शक्तिशाली मुद्रा है एच, और ये हमारी मुद्रा की मांग है, उच्च शक्तिशाली मुद्रा की मांग है, और ई बिंदु पर संतुलन है जहां पर मनी की सप्लाई कितनी है, ओ से लेकर एम तक की। अब देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट और जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई है, वो क्या करता है अर्थव्यवस्था में, नई मुद्रा इश्यू करता है, हाई पावर्ड मनी है उसकी सप्लाई को वो क्या करता है, बढ़ा देता है। ठीक है, बढ़ा के वो क्या कर देता है, माना कि H1 कर देता है। तो इस स्थिति में नया जो संतुलन है वो कहाँ पे स्थापित हो जाता है, E1 पर। और यहाँ पर हम देखते हैं मनी की जो सप्लाई है वो M से बढ़कर कितनी हो जाती है, M1 हो जाती है। इसका मतलब क्या हो गया, उच्च शक्तिशाली मुद्रा की मात्रा अगर अर्थव्यवस्था में बढ़ती है तो इससे मनी की जो सप्लाई है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो दोनों में किस तरीके का रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। अब देखिए इसको हम इनके बीच में जो रिलेशनशिप होती है, मनी की सप्लाई, हाई पावर्ड मनी और मनी मल्टीप्लायर के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले हमको पता है कि जो मनी है उसमें क्या आता है, करेंसी और डिमांड डिपॉजिट आता है। एम इक्वल टू क्या होता है, सी प्लस डी होता है। और हाई पावर मनी क्या होता है, एच इक्वल टू सी प्लस आर होता है, या सी प्लस आर प्लस ई आर भी हम ले सकते हैं। ठीक है, दोनों हमने जो भी पढ़े थे। अब देखिए अगर हम इन दोनों का अनुपात देखें, एम अपॉन एच करें तो दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, सी प्लस डी अपॉन क्या हो जाएगा, सी प्लस आर प्लस ई आर हो जाएगा। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, जो ये हमारा राइट साइड है उसमें हम क्या करते हैं, एक तरह से डी का अगर हम डिवाइड कर दें तो एम अपॉन एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सी अपॉन डी और यहाँ पे हो जाएगा डी अपॉन डी। तो ये हो गया देखिए सी अपॉन डी और यहाँ पे हो गया डी अपॉन डी। इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी अपॉन डी हो जाएगा। तो ये देखिए सी अपॉन डी लिख दिया हमने यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आर आर था, ये हो जाएगा आर आर अपॉन डी। और ई आर में अगर डी का डिवाइड करोगे तो ई आर अपॉन डी हो जाएगा। मतलब ये जो इक्वेशन थी इसके राइट साइड वाली जो इक्वेशन है इस वाले पार्ट में हमने क्या किया, डी का डिवाइड कर दिया। सारे जो वेरिएबल्स हैं उसमें हमने डी का डिवाइड किया। तो यहाँ पे सी अपॉन डी हो गया, यहाँ पे डी अपॉन डी हो गया, यहाँ पे भी सी अपॉन डी, यहाँ पे आर आर अपॉन डी और यहाँ पे ई आर अपॉन डी हो गया। अब देखिए सी अपॉन डी जो करेंसी है और डिमांड डिपॉजिट है उसका रेशियो एक तरह से क्या होता है, सी आर होता है। तो सी डी प्लस वन हो गया। ठीक है, सी डी की जगह हमने क्या लिख दिया, सी आर लिख दिया। वन को पहले लिखो या बाद में लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हमारा कैश रिजर्व हो गया, सी आर हो गया। इसी तरीके से ये जो सी अपॉन डी है वहां पे भी सी आर हो जाएगा। सी आर किसको दर्शा रहा है, एक तरह से करेंसी और डिमांड डिपॉजिट का रेशियो। करेंसी और डिमांड डिपॉजिट का रेशियो क्या है हमारा, सी आर है। इसी तरीके से रिक्वायर्ड रेशियो और टोटल डिपॉजिट का जो रेशियो है वो हमारा क्या है, आर आर है, रिक्वायर्ड रेशियो है। और ई आर अपॉन डी का मतलब क्या हो गया, जो एक्सेस रिजर्व है उसका कुल जमाओं के साथ में अनुपात, उसको हम क्या कहते हैं, ई आर कहेंगे एक तरह से। तो इस तरीके से ये एम अपॉन एच की वैल्यू आ गई। और हाई पावर्ड मनी की जो वैल्यू है एच अगर हमको निकालना है तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इस एम को हम क्या करेंगे, इधर ले आएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वन प्लस सी आर अपॉन सी आर प्लस आर आर अपॉन आर आर प्लस ई आर इंटू एम हो जाएगा। तो ये हमारे पास में हाई पावर्ड मनी का फॉर्मूला आ जाएगा इस तरीके से। तो हाई पावर्ड मनी जो होती हैं वो एक तरह से, अब देखिए ये जो पूरी चीज है वो एक तरह से किसको दर्शाती हैं, मनी मल्टीप्लायर को। मनी मल्टीप्लायर को अगर हम जो क्वांटिटी ऑफ मनी, मनी की सप्लाई है उससे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो भी हमारे पास में क्या आ जाएगा, हाई पावर्ड मनी आ जाएगी। क्लियर हो गया। इकोनॉमी में क्रेडिट मल्टीप्लायर कितना है, मनी मल्टीप्लायर कितना है, ये स्मॉल एम, और जो सप्लाई ऑफ मनी है एम, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। इसी तरीके से मनी की सप्लाई निकालनी है तो बस मनी की सप्लाई निकालने के लिए क्या करोगे, ये जो फॉर्मूला हमारा है उसमें बस इस m के जगह क्या हो जाएगा, इंटू एच हो जाएगा। तो मनी की सप्लाई m इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन प्लस सी आर अपॉन सी आर प्लस आर प्लस ई आर इंटू एच हो जाएगा। और मनी मल्टीप्लायर अगर हमको निकालना है, ठीक है, तो मनी मल्टीप्लायर एक तरह से क्या है, m अपॉन एच, ये हमारा मनी मल्टीप्लायर है। अभी हमने देखा था यहाँ पे m अपॉन एच,
जो टोटल मनी की सप्लाई है और हाई पावर्ड मनी है, उन दोनों का रेशियो क्या होता है, मनी मल्टीप्लायर। तो ये हमारा मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला हो गया। तो ये तीनों जो कंसेप्ट है वो एक दूसरे के साथ में रिलेटिव है, जिसको हमने डायग्राम में भी समझा था। अब देखिए कुछ हमारे पास में डेटा है जिसमें करेंसी इन सर्कुलेशन के कुछ डेटा हमको अलग अलग ईयर के दे रखे हैं। हमारे पास में है कैश विद बैंक के पास में कितना है, करेंसी विद पब्लिक कितनी है, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई कितना है, और बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई कितना है। अभी हमने पढ़ा था कि जो हाई पावर मनी होती हैं उसमें क्या होता है, करेंसी इन सर्कुलेशन कितना है। ठीक है, करेंसी इन सर्कुलेशन का मतलब क्या हो गया, बैंकों के पास में कितना है प्लस लोगों के पास में कितना है। इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें, ये कॉलम और ये कॉलम, इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो कौन सा कॉलम बन रहा है हमारा, ये वाला कॉलम। मतलब करेंसी इन सर्कुलेशन का मतलब क्या हो गया, कैश विद बैंक, बैंकों के पास में कितना कैश है प्लस पब्लिक के पास में कितना कैश है, दोनों को मिला के क्या कहा जाता है, करेंसी इन सर्कुलेशन। और करेंसी इन सर्कुलेशन में बैंकों के पास में कितनी डिपॉजिट है, बैंकों की जो डिपॉजिट वो आरबीआई के पास में कितनी है, ये प्लस अदर डिपॉजिट आरबीआई कितनी है, ये। मतलब सर्कुलेशन वाली है प्लस ये और प्लस ये, इन तीनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, हाई पावर्ड मनी आ जाएगी। तो ये कुछ डेटा हमारे पास में अलग अलग ईयर के दे रखे हैं। जैसे 1981 में हमारे पास में इतनी करेंसी सर्कुलेशन में थी, कैश इतना था इसमें से, और पब्लिक के पास में इतनी थी। इन दोनों का जो प्लस है वो करेंसी इन सर्कुलेशन है। इसी तरीके से अदर डिपॉजिट आरबीआई कितनी थी, 1.68 बिलियन थी। बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई कितनी थी, 54.19 थी। इस तरीके से जो हमारे मॉनेटरी बेस हैं उसमें क्या क्या चेंजेस हुआ है वो इन डेटा को हम देख के बता सकते हैं। बस डेटा का हमारा बताने का ये है कि जो मॉनेटरी बेस हमारा है, जो उच्च शक्तिशाली मुद्रा है, वो हमारी क्या है, करेंसी इन सर्कुलेशन, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई और बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई। इनको अगर हम प्लस कर दें तो भी हमारे पास में क्या आ जाएगा, हाई पावर्ड मनी आ जाएगी। जैसे हमारे पास में कुछ आगे की भी डेटा है, 2006, 7, 8, ठीक है, 14, 15 तक के कुछ डेटा है, सारे डेटा एक तरह से